ये जो भी क्वेश्चन तुम लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम से संबंधित है या फिर बोर्स हाइपोथेसिस से डिपेंड करता है। ठीक है ना, उन्हीं चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए जिन जिन फॉर्मूलाज की जरूरत होती है उन फॉर्मूलाज को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या क्या होता है कि बोर्स हाइपोथेसिस के अनुसार किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है तो वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा विथ स्पीड भी, और इसका रेडियस जो होगा वो कितना होगा r, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है दैट एनर्जी इज E। तो यहाँ पर रेडियस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दैट इज 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर बाई जेड, ये याद रखना काफी जरूरी है मीटर में। और अगर स्पीड की बात करें तो 2.19 2.18 भी लिख सकते हैं कभी कभी, इंटू 10⁻6 जेड बाई एन, ये मीटर पर सेकेंड। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी निगेटिव होता है -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, अगर ये हम लोग जूल में निकाल रहे हैं तो। लेकिन अगर यही वैल्यू अर्ग में निकालना हो तो 2.18 इंटू 10⁻11 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर अर्ग, और यही अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट कन्वर्जन भी तुम लोगों को आते रहना चाहिए कि अलग अलग यूनिट जो होता है वो क्या होता है। तो तुमको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। याद हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 कैलोरी जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। इसी तरह से अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। और ये सब छोटा छोटा यूनिट है, और इन सारे यूनिट में एनर्जी का अलग अलग यूनिट में ये वैल्यू है। इन चीजों को तुम लोगों को जानना चाहिए और प्रोबेबली तुम लोग जानते भी हो। इसके अलावे अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर करता होता है, इलेक्ट्रॉन मान लो कि ये एक एनर्जी लेवल है और उससे दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो अगर ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे भी आ सकता है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इस दौरान एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा या कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो दो एनर्जी लेवल का एनर्जी अगर E1 और E2 है, तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब सिंपली E2 माइनस E1 होगा, यानी कि डेल E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। एंड डेल E जो होता है दैट इज इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा माइनस SC बाय लैम्डा, या फिर एच न्यू हो सकता है, इनमें से कुछ भी तुम लिख सकते हो डेल E के लिए। अब अगर तुमको इन्हीं चीजों में से अगर हम कुछ पूछ रहे हैं, इन्हीं चीजों में से अगर हम तुमसे पूछ लेते हैं कि बताओ तो डेल ई की वैल्यू होगी कितनी, तो दैट इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर, और इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 क्या है, n1 मतलब ये वाला ऑर्बिट, n2 मतलब ये वाला ऑर्बिट, n1 मतलब ये वाला ऑर्बिट, n2 मतलब ये वाला ऑर्बिट। फॉर्मूला दोनों केस के लिए सेम ही होगा, डेली का वैल्यू ये होता है। इसी को अगर अर्ग में लिखोगे, ये क्या चीज में आया, ये जूल में आया, यही चीज अर्ग में लिखते हो तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इतना अर्ग। लेकिन यहाँ पर 10/18 नहीं होगा, यहाँ पर 10⁻11 होगा ना, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻−11। इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो -13.6 जेड स्क्वायर और इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और इतना अर्ग जो होगा इसका वैल्यू होगा। कितना आसान है, कोई भारी भरकम चीज तो है भी नहीं। तो ये डेली का वैल्यू है। इन्हीं डेली के वैल्यू से हम लोग लैम्डा वैम्डा भी निकाल। तो अगर तुम लोगों को याद हो, जो कि आज के ही क्लास में हम लोग देखे, तो वेवलेंथ जो होगा वो निकालने का तरीका क्या है,
तो वो निकालने का तरीका है न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और इसका यूनिट जो होगा पर मीटर, इसका यूनिट जो होगा पर मीटर। ये भी एक फॉर्मूला है। यहाँ पर आर क्या चीज है? R is actually Rydberg constant, that is 1.0967 into 10 to the power 7 per meter। ठीक है ना, R का वैल्यू इतना है। R इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इस बात को भी याद रखना, R जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट। इन्हीं चीजों से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3.19 इंटू 10 टू द पावर 15 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है ना, इतना हर्ट्ज। ये जो है ये गलती से छप गया। तो ये जो है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है। यही सब कुछ हम लोग पढ़े हैं, एकदम छोटा छोटा फॉर्मूला है, और इन सारे फॉर्मूलाज को तुम लोगों को याद भी रखना चाहिए। ये सारा का सारा फॉर्मूला जो है तुम लोगों को याद रहना चाहिए अभी के। उसके बाद हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में तुम लोगों को बताया था, अगर तुमको याद, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू प्लस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर। सिंपली इतना, यही आयनाइजेशन एनर्जी होता था जूल में। लेकिन जूल पर एटम है या फिर आयन है, इसी को आर्ग में भी उसी तरह 10⁻⁻11 कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर सकते हो, प्लस प्लस 13.6 सॉरी। और अगर इसी को पर मोल करना हो तो क्या करना होगा? प्लस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 मोल से गुना कर दो 61022 10 पावर 23 जेड स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू इन जूल पर मोल। यही सारा कुछ कुछ फॉर्मूला है, इन्हीं सारे फॉर्मूलाज पर आधारित जो है आज का स्टिकर है। हम बहुत तेजी से बना रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को, तुम लोग ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश भी करोगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है व्हाट इज द वेवलेंथ, है ना, दिखा, what is the wavelength of light emitted when the electron in the hydrogen atom undergoes transition from the energy level n बराबर 4 to energy level with n is equals to 1। वेवलेंथ तुमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर मार रहा है कहां से कहां, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 4, 4 से 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा इसका वेवलेंथ तुमसे पूछ रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला? चूंकि 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो आर की जगह हम लोग 1/λ है ये, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा तुम लोग बता दो। लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इतना हो जाएगा ना। तो तुम हमको बताओ कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आर की जगह क्या रखते हैं 1.0967 इंटू 10 टू द पावर 7, और जेड हाइड्रोजन एटम है ना, तुमको यहाँ पर नजर आया ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर, और इंटू एनर्जी लेवल है क्या 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। जो भी आ जाए इतना मीटर जो है, दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, तुम लोग ध्यान से अगर देख रहे हो तो तुमको दिखेगा कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फर्स्ट लाइन, मतलब पहला है, पहले तो बामर सीरीज है। बामर सीरीज के लिए क्या होता है तुम लोग बताओ? बामर सीरीज के लिए n1 बराबर 2, ये तो फिक्स है। और अब हम लोग देख रहे हैं क्या, फॉर फर्स्ट लाइन, पहले लाइन के लिए n2 बराबर क्या हो जाएगा 3, और फॉर लास्ट लाइन, अंतिम लाइन के लिए n2 बराबर इंफिनिटी होगा ना। और तुमसे पूछ रहा है कि वेवलेंथ, तो फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि 1/λ हाइड्रोजन है तो सीधा r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस
N2 स्क्वायर, जेड स्क्वायर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का जेड ऐसे भी 1 होता है, तो अपने को तो लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या 1 डिवाइडेड बाय आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, बन गया कुछ। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आर की जगह 1.09677 इंटू 10⁻7 1/n1, बामर सीरीज के n1 तो 2 होता है, ये 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय फर्स्ट लाइन के लिए 3 स्क्वायर, जो भी हो जाए इतना मीटर इज द आंसर। यहाँ पर n2 बराबर इंफिनिटी के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय आर की जगह 1.09677 इंटू 10⁻7 1/n1 स्क्वायर, बामर सीरीज के n1 2 है, और लास्ट लाइन के लिए इंफिनिटी का स्क्वायर, 1/इंफिनिटी स्क्वायर 0 होता है, तो तुमको पता होना चाहिए 1 डिवाइडेड बाय 1.09677 इंटू 10⁻7 इंटू 1/4 होगा सिंपली, दिस इज द आंसर, इतना मीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग मूव कर जा रहे हैं किस क्वेश्चन की तरफ, अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 3 में लिख रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted when the electron in a hydrogen atom undergo transition from the energy level 3 to energy level with n is equals to 2, 3 से 2 में आ रहा है, in which region the electromagnetic spectrum does the radiation fall। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है वो 3 से 2 में आ रहा है, यहाँ पर n2 बराबर 3 है और n1 बराबर जो होगा n2 बराबर 3 है और n1 जो होगा दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहा है कहां से कहां, इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ रहा है, तो यहाँ से जो वेव निकलेगा उसका वेवलेंथ बराबर तुमसे पूछा जा रहा है कि वो कितना। तो देखो, चूंकि 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना, तो इसके लिए r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही होगा क्वेश्चन, एकदम आसान है। तो बताओ यहाँ पर, इसलिए लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो देखो तो कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय r की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, r की जगह 1.09677 इंटू 10⁻7 इंटू 1/n1 स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, हो गया। जो इसको सॉल्व करोगे इतना मीटर, दिस इज द आंसर। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इन विच रीजन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द रेडिएशन फॉल, किस रीजन में होगा। तो तुम गौर से देखो, चूंकि इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है 3 से 2 में, चूंकि इलेक्ट्रॉन 3 से आ रहा है कहां पर 2 में, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में आता है, यानी कि वो एनर्जी लेवल जिसके लिए n1 बराबर 2 हो। तो ऐसा किसके लिए होता है बताओ, बामर सीरीज के लिए। ऐसा किसके लिए होता है, बामर सीरीज। अब बामर सीरीज कहने का मतलब विजिबल की इनविजिबल, तो बामर सीरीज कहने का मतलब होता है विजिबल रीजन। ओके, बामर सीरीज कहने का मतलब ही होता है कि ये किस रीजन से बिलोंग करता है, विजिबल रीजन से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर बोला जा रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन दैट इज एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट n बराबर 2 रिटर्न्स टू n बराबर 1 इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सिंपल है, सारा क्वेश्चन तो एक जैसा ही लग रहा है। इसमें n1 बराबर लिखा है 1 और n2 बराबर 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है, तो इसका वेवलेंथ पूछा। तो लैम्डा इज इक्वल टू सीधे लिख दें 1/r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो देखो तो 1 डिवाइडेड बाय r की जगह क्या लिखना है 1.09677 इंटू 10⁻7 इंटू 1/n1 स्क्वायर, यानी कि 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, जो भी हो इसको सॉल्व कर देना, दैट इज द आंसर। तो वो तुम्हारा वेवलेंथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कैलकुलेट वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिख रहा है बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज है, देखना ध्यान से, ये लाइमन सीरीज की बात हो रही है। तो लाइमन सीरीज कहने का मतलब क्या होता है, लाइमन सीरीज कहने का मतलब ही होता है कि n1 बराबर 1,
लाइमन सीरीज का मतलब ही होता है n1 इज इक्वल टू 1, n1 बराबर 1। अब बोल रहा है फॉर फर्स्ट लाइन, फॉर फर्स्ट लाइन अगर रहेगा लाइमन सीरीज का तो n2 बराबर हो जाएगा 2। तो n2 बराबर 2 है तो उसके लिए वेवलेंथ बोल रहा है तो 1 बाय लैम्डा ना होता है r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। लेकिन अपने को तो चाहिए क्या चीज, वेवलेंथ। वेवलेंथ बराबर 1 बाई आर की जगह 1.09677 इंटू 10⁻7 इंटू 1/n1 स्क्वायर यानी कि 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर हो गया आंसर। इसी तरह से फॉर लास्ट लाइन अगर रहेगा तो उसके लिए n2 कितना होगा, इंफिनिटी। और उस स्थिति में लैम्डा इज इक्वल टू 1/1.09677 इंटू 10⁻7 इंटू 1/n1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए तो n1 1 है, और माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। 1/इंफिनिटी का स्क्वायर 0 होता है, इस चीज को याद रखना तुम लोग, अगर नहीं आता है तो 1/इंफिनिटी का वैल्यू जो होता है वो कितने के बराबर होता है बताओ, 0 के बराबर। समझे। अब इसी तरह से हम लोग ये 5 तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कौन सा, 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि अप्लाइंग बोर्स मॉडल, कह रहा है बोर्स मॉडल को अप्लाई करते हुए तुमको बताना क्या है। अप्लाइंग बोर्स मॉडल कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन emitted when an electron in a hydrogen atoms makes a transition फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ कर रहा है बता, चौथे से पहले एनर्जी लेवल। तो बोल रहा है बोर्स मॉडल कैलकुलेट वेवलेंथ। एकदम आसान, तुम लोग को एक चीज तो क्लियर हो रहा है ना कि वेवलेंथ वाला क्वेश्चन इजिली पूछता है। n1 बराबर फोर्थ से फर्स्ट एनर्जी लेवल 1 और n2 बराबर 4, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है 4 से जब 1 में जंप कर रहा है तो जो वेव निकला उसका वेवलेंथ तुमसे पूछ रहे। हम सीधे बना देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1/r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तुम लोग सोच रहे होगा जेड नहीं लिखना, क्योंकि हर जगह देख हम पढ़ ले रहे हैं क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए जेड 1 ही होगा। तो 1/r की जगह 1.09677 इंटू 10⁻7 1/n1 स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, जो भी हो जाए इतना मीटर इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रहा है कि अप्लाइंग बोर्स मॉडल तरह है, अप्लाइंग बोर्स मॉडल calculate the frequency and wave number of radiation emitted when an electron of hydrogen atom returns from fifth to second। याद रखना पांचवा से दूसरे में आ रहा है, ठीक है। n1 बराबर 2, n2 बराबर 5। n1 और n2 चुनने में सावधानी क्या बरतना है, n1 मतलब छोटा और n2 मतलब बड़ा। याद रखना n1 मतलब छोटा और n2 मतलब बड़ा। तो इसमें वेव नंबर पूछ रहा है तो बता, तो वेव नंबर तो सिंपली r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। तो सीधे निकाल देते हैं 1.09677 इंटू 10⁻7 1/n1 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। इजिली बन गया कि नहीं बन गया, काफी आसान है, जरा भी दम प्राण नहीं है, इतना पर मीटर। ये आंसर हो गया। इसी तरह फ्रीक्वेंसी तुमसे पूछा, फ्रीक्वेंसी तो 3.19 इंटू 10⁻15 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3.19 इंटू क्या लिख दिए 3.19 इंटू 10⁻15 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, इतना पर सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिख रहा है, 8 में वाई बोर्स ऑर्बिट आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल। इसको बोल कर निकल जाते हैं, ऐसा इस वजह से क्योंकि बोर्स ऑर्बिट जो होता है उसको एनर्जी लेवल हम लोग इसलिए बोलते हैं
क्योंकि हर एक ऑर्बिट एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएटेड रहता है, जो कि कभी वैरी नहीं करता, यानी कि n=1 का अपना कुछ डेफिनेट एनर्जी होगा। हर ऑर्बिट चूंकि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड होता है, इस वजह से इसको हम लोग बोर्स ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। व्हाई एनर्जी लेवल्स आर आल्सो नोन एज स्टेशनरी स्टेट, तीसरा वाला एजम्पशन तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है, व्हाई एनर्जी लेवल्स आर आल्सो नोन एज स्टेशनरी स्टेट। क्यों? क्योंकि whenever any electron is present in a particular orbit then it cannot absorb or emit radiation, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तब तक ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है ना तो एनर्जी एमिट कर सकता है। इस वजह से हर एक इस स्थिति को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टेशनरी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम, चौथे से पहले में आ रहा है, हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ एनर्जी आर एमिटेड। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन चौथे से पहले एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है तो कितना फोटोन उससे एमिट होगा। तो देखो ये अलग तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंप मार रहा है, बताओ। चौथे एनर्जी लेवल से पहले वाले एनर्जी लेवल, ये है n=1 2 3 4। समझ में आया कि ये चौथा एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो चौथे एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो तुम हमको बता दो कि वो चौथा से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता है पहला में, या फिर ऐसा हो सकता था कि चौथा से पहले तीसरे में आया, फिर तीसरे से डायरेक्ट दूसरे में आया, या फिर ऐसा हो सकता था कि चौथा से पहले दूसरे में आता और दूसरे से फिर पहले में आता, ऐसा होता। या फिर ऐसा हो सकता था कि चौथा से तीसरे में आता, तीसरे से दूसरे में आता, दूसरे से पहले में आता। तुम लोग सोच कर देखो और कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है क्या? एक इस तरह से आ सकता है, 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 यानी कि ये 4 तरीकों से इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ सकता है। तुम लोग और भी सोच सोच के देखना क्या और पॉसिबिलिटी होगा क्या। तो इसमें पूछ रहा है कितना तरह का फोटोन आएगा। तो एक फोटोन तो ये देखने को मिलेगा, इस वाले में क्या है, n1 बराबर देखो 1 है और n2 बराबर 4, ऐसा रखेंगे तो एक वेवलेंथ आएगा ना यहाँ पर। एक ये वाला आएगा, तो इसमें क्या है देखो, n1 बराबर 3 है और n2 बराबर 4 है, दिखा। एक ये वाला आएगा, इसमें क्या है, n1 बराबर है तुम्हारा 1 और n2 बराबर 3 है, दिख गया होगा। एक ये वाला आएगा जिसमें n1 बराबर 2 है और n2 बराबर 4 है। और क्या होगा, एक ये वाला नजर आएगा जिसमें n1 बराबर है 1 और n2 बराबर जो है वो 2 है। एक ये वाला नजर आएगा, n1 बराबर है 2 और n2 बराबर 3। तुम बताओ, मन में आएगा कुल मिलाकर कितने तरह का आया? 1 2 3 4 5 6 तरह का वेव। कितने तरह का वेव आया तुम गौर से देखो, तो यहाँ पर तुमको नजर आएगा कुल मिलाकर 6 तरह का वेव यहाँ पर तुम लोगों को देखने को मिलेगा। कितने तरह का वेव देखने को मिलेगा? 6 तरह का। एक वेव ये हो गया, 2 3 4 5 6, 6 सॉरी ये ऊपर वाला नहीं था, 6। तो स्टूडेंट पूछता है सर 8 दिख रहा है तो 6 कैसे आप बोल रहे हैं? दिख तो 8 रहा है, क्योंकि ये वाला और ये वाला को कैसे आप छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ये वाला वेव जो है तुम गौर से देखोगे, ये वाला और ये वाला सेम रेडिएशन, नजर आया? ये वाला और ये वाला भी सेम रेडिएशन है, तो या तो इसको लो या तो इसको लो, क्योंकि इसके लिए n1 बराबर 3 n2 बराबर 4, जो कि कहाँ n1 बराबर 3 और n2 बराबर 4 ये है, ये वाला। और इसके लिए ये लो या ये लो, क्योंकि इसके लिए क्या है, n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2, ये वाला। तो तुम बताओ कि इसमें क्या कितना तरह का वेव निकलेगा? 6। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा जानते हो कितना होगा? 10 वाले का आंसर 6। इसका एक और फार्मूला होता है, उस फार्मूला को तुम लोग जान लो कि सीधे हम लोग भी निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n नंबर ऑफ फोटोन्स इज इक्वल्स टू होता है n इंटू n-1/2। n मतलब हाईएस्ट एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल यहाँ पर कितना था? 4। तो 4 इंटू 4-1/2 तो कितना आ जाएगा? 6। तो इस तरह से भी हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अब हम लोग देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में लिख रहा है इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का, क्या वो क्वांटाइज होता है क्या? तो तुम बोलोगे यस इट इज क्वांटाइज्ड। और कैसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है? एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। और यहाँ पर जो ये n है, n का वैल्यू जो होगा क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है n का वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि यस। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है, देखो, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन He प्लस इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बोल दिया, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है जानते हो? ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1, ठीक है। और He प्लस है तो उसके लिए Z बराबर 2, उसके लिए एनर्जी पूछा जा रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये ना होता है। तो वैल्यू रख दो -2.18 इंटू 10⁻18, जेड की जगह क्या होगा? 2 स्क्वायर बाय एन की जगह 1 स्क्वायर, इतना जूल। दैट इज द आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट तुम लोगों को खुद ब खुद मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। 13 में क्या लिखा है? एन इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम द फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो बोल रहा है कितना एनर्जी लगेगा, यानी कि सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी तुमसे पूछ रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या होता है? +2.18 इंटू 10⁻−18 जेड स्क्वायर। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होगा, तो +2.18 इंटू 10⁻−18 जूल हो गया आंसर। 14. With the help of Bohr's model, calculate the second ionization energy of He plus ion. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है उसको समझो कि 13 14 सेम ही बात। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो। तो हीलियम जो होता है उससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो He प्लस प्लस ई बनेगा, और इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हीलियम से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो बन जाएगा क्या? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसी He प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये बन जाएगा He2 प्लस प्लस ई। दिस इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यही निकालना। क्या चीज निकालना है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब हीलियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो। सच बताएं तो हीलियम में का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का कोई फॉर्मूला भी अपने पास नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए ना। तो हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम बताओ क्या हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने का एनर्जी एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं? नहीं। रियली हम लोगों के पास फॉर्मूला ही है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए, क्योंकि He प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए सारा फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। और इससे इसका आयनाइजेशन एनर्जी होगा क्या? सिंपल है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज इक्वल टू +2.18 इंटू 10⁻−18 जेड स्क्वायर होता है, तो +2.18 इंटू 10⁻−18, और हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर, इतना जूल आंसर, ठीक है। 15. कैलकुलेट द वेवलेंथ of the radiation emitted when an electron in a hydrogen, वेवलेंथ पूछ रहा है कि रेडिएशन का जो एमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में, एक मिनट होल्ड कर रहे हैं। चलो, कह रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, भगवान क्या हो रहा है, हैंग कर जा रहा है, सॉरी, एक मिनट वेट कर लो। एक मिनट, एक मिनट।
ठीक है। मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल। सिंपल है। N1 बराबर 2 और N2 बराबर 4। और चूंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू तो 1 ही हो। इसके लिए वेवलेंथ पूछा है, तो वेवलेंथ बराबर 1/r 1/n1² माइनस 1/n2²। सही है ना। तो 1 डिवाइडेड बाय आर की जगह 1.09677 इंटू 10⁻⁷ 1/n1², यानी कि 1/2² माइनस 1/4²। इतना मीटर इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड n बराबर 6 एंड ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन। इसमें n बराबर 6 से वो मूव कर रहा है कहाँ, n बराबर 1। तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस पूछ रहा है, नंबर ऑफ एमिशन लाइंस मैक्सिमम। तो वो अभी हम बताएं, n इंटू एन माइनस 1/2 होता है, फॉर्मूला 6 है। तो 6 इंटू 6 - 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 लाइन्स आएगा वहां पे, मतलब 15 स्पेक्ट्रम। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था ना इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन नंबर 17 में थर्ड ऑर्बिट का रेडियस तुमसे पूछ रहा है। आर इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n² होता है ना। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n की जगह हम लोग क्या रख देंगे, कौन सा ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो 3² डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन एटम है तो 1, जितना हो जाए मतलब 9 इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लाइक दिस। व्हाट इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ फिफ्थ ऑर्बिट। एकदम सिंपल है। एनर्जी एसोसिएटेड E5 पूछ रहा है, तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18। फॉर्मूला क्या होता है, Z²/n²। तो कितना हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। जेड की जगह हम लोग क्या देख देंगे, हाइड्रोजन है तो 1² डिवाइडेड बाय पांचवा ऑर्बिट है तो 5 का स्क्वायर, इतना जूल। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में लिखा है कि व्हाट ट्रांजिशन in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the transition of n बराबर 4 से n बराबर 2 in He प्लस स्पेक्ट्रम। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में दे रहा है कि ये है He प्लस, एक साइड He प्लस है और एक साइड हाइड्रोजन। दिखा, एक साइड क्या है He प्लस है और एक साइड क्या है, हाइड्रोजन है। He प्लस का पूछ रहा है कि N1 बराबर 2 है, N2 बराबर 4, ये दिया हुआ है He प्लस में। और हाइड्रोजन ने बोला कौन सा ट्रांजिशन होगा, मतलब N1 बराबर क्या होगा और N2 बराबर भी क्या होगा। N1 बराबर वाट और N2 बराबर वाट, ये क्या होगा कि इसमें जो वेवलेंथ आएगा ना, लैम्डा He इज इक्वल्स टू लैम्डा He हाइड्रोजन। मतलब बोल रहा दोनों का वेवलेंथ सेम। तो बताओ तो हीलियम प्लस का वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, R×Z², मतलब 2²। R×Z², 1/n1² माइनस 1/n2²। रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन के साथ लिखता है। भगवान बहुत हैंग कर जा रहा है, परेशान। सॉरी एक मिनट, शायद कट भी जाए तो कट जाएगा, समझ जाओगे तब तक। इसमें हम क्या बता रहे हैं, जो क्वेश्चन में दे रहा है ना कि किस ट्रांजिशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किस ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ जो है एमिशन का सेम है। तो 1/He लैम्डा He प्लस है, तो उसको 1/लैम्डा He प्लस इज इक्वल टू 1/लैम्डा H लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो तुम बताओ कि 1/लैम्डा He प्लस इज इक्वल टू होगा क्या, 1/। ये हमको लग रहा है क्वेश्चन बनाने ही नहीं देगा।
देखो 1/λ HE प्लस की जगह क्या होगा, तुम लोग समझ जाना, शायद कट जाए, इसके बाद दोबारा ज्वाइन नहीं करना। RZ² मतलब 2 का स्क्वायर, और 1/N1² यानी कि 1/2² माइनस 1/4² इज इक्वल्स टू R, और हाइड्रोजन का 1 स्क्वायर होगा एटॉमिक नंबर, इंटू 1/N1² माइनस 1/N2², और N1 N2 निकालना है हाइड्रोजन के लिए, तो R तो कट गया, तो 4 इंटू 1/4 माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू, R तो कट गया, और इधर क्या हो गया, 1/N1² माइनस 1/N2²। सीखना। अब देखो, तो 4 से अगर हम लोग कटा दें, तो 4 से अगर हम लोग कटा देते हैं तो क्या बचेगा, 1/1 माइनस 1/4 कटेगा ना। कटने के बाद 1/N1² माइनस 1/N1² माइनस 1/N2²। तो बताओ, तो यहाँ पर क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1/1² माइनस 1/2² इज इक्वल टू 1/N1² माइनस 1/N2²। तो इसको कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन के बाद N1 बराबर 1 आएगा और N2 बराबर 2 आएगा, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है ना। 18 तक हम लोग बना लिए हैं, 19 जो है कल बनाएंगे, स्लो होने के वजह से कंप्यूटर ने, तो आज हम पूरा ही बता देते हैं। अब ऐसे हमको लगता है बाकी क्वेश्चन तुम लोग से